नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, हाल के दिनों में राजनीतिक जब बातचीत होती है या राजनीतिक डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, उसमें डिस्कशन के बीच में राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में भाषण दिया था, जो बाद में रिलीज़ किया था, उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है। और दूसरा चर्चा होती है कि जो इस वक्त देश में राजनीतिक माहौल है, उसके बाद ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, हमें हमारे कानों में डाला कुछ और जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे पक कुछ और रहा है। उसी के बीच में राहुल गांधी अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। आखिरकार इस रेजिस्टेंस के मायने क्या है? राहुल गांधी किस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सरकार में हफड़ा-दफड़ी दिख रही है, जल्दबाजी दिख रही है, इस जल्दबाजी के क्या मायने हैं? क्या राहुल गांधी भांप गए हैं कि सरकार करना क्या चाह रही है? राहुल गांधी को समझने के लिए जाहिर सी बात है, या तो राहुल गांधी से बात करनी होगी, या तो किसी ऐसे शख्स से जो राहुल गांधी के नज़दीकी हो। तो आज ऐसे ही शख्स को एक बार फिर मैंने बुलाया है, अनुपम जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को याद दिला दूं मैं, ये अनुपम जी कौन है, जिनको याद ना हो। आपको उसके लिए बिहार इलेक्शन याद करना होगा। बिहार इलेक्शन में एक जगह है विधानसभा, एक सौपोल, वहाँ से इन अनुपम जी का टिकट पहले फाइनल हुआ था। आपको याद होगा पूरी कहानी। फिर किसी ने अनुपम जी के पुराने ट्वीट निकाले, जब वो राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया था। वो ट्वीट निकाल के रातों रात अनुपम की टिकट चेंज करवा दी थी। लेकिन राहुल गांधी के खासियत और राहुल गांधी के बड़े दिल वाला होने की निशानी यही है कि राहुल गांधी, भले ही उनको किसी ने क्रिटिसाइज किया हो, भले ही उसका आलोचक रहा हो, लेकिन अगर उसकी सोच पसंद आती है तो राहुल गांधी सब कुछ भूल के उसे अपना लेता है। और अनुपम को भी राहुल गांधी ने ऐसे ही अपनाया। उसके बाद भले ही उनकी टिकट कटी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। और आज की डेट में जो राहुल गांधी के जो अपनी पूरी टीम है, जो 24 घंटे उनके साथ रहती है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, जो राजनीतिक टीम है, राजनीतिक कोठरी है, उसके एक अहम सदस्य हैं अनुपम। अनुपम क्या क्या राहुल गांधी के अहम उस पर काम कर रहे हैं, वो किसी और दिन बताऊंगा आपको। लेकिन आज राहुल गांधी के रेजिस्टेंस के मायने समझने के लिए अनुपम से बात करना ज़रूरी था, इसलिए अनुपम को मैंने फिर अपने प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर बुलाया है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली बार अनुपम जी का वादा था, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सीधा सवाल पहला मेरा आपसे सीधा यही है, क्योंकि बात आगे जिस बेस पे आज टॉपिक हमने उठाया है, उस टॉपिक का बेस है राहुल गांधी का वो भाषण जो उन्होंने बाद में रिलीज किया, जो इन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में जो दिया था। काफी चीजें लोगों को समझ में आई, काफी चीजें मुझे भी समझ में आई, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई। आप थोड़ा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए उस भाषण को डिकोड कर पाएंगे? एक्चुअल में उसमें राहुल गांधी ने कई चीजें कही हैं जो कई लोगों को समझ में नहीं आ रही। थोड़ा अगर आप डिकोड कर दें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल जी का भाषण बाद में सार्वजनिक हुआ, कई लोगों ने सुना। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पीच उनके अब तक के राजनीतिक जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट स्पीचेस में से है, महत्वपूर्ण। जो बात उन्होंने इंडिया गठबंधन के अपने साथी घटक दलों के नेताओं के बीच कही है, और मेरा बिल्कुल मानना है कि वो बात सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो बात बाहर हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज देश की हालत से, देश की स्थिति से व्यथित है, परेशान है। देखिए, उन्होंने उस स्पीच में कहा क्या है, मूल रूप से 2-3 काम किया है। एक तो आज की जो वर्तमान हालत है देश की, समाज की, राजनीति की, उसको डायग्नोज किया है। मतलब एक डॉक्टर सबसे पहला काम ही यही करता है। अगर डॉक्टर अच्छा काम, अगर आपको डॉक्टर, आप कहते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सही डायग्नोज करे कि प्रॉब्लम है क्या। और वो हिस्सा जो है, खास तौर पे डायग्नोसिस वाला हिस्सा, वो इंडिया अलायंस के बाकी सभी दलों के नेताओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी समझना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आम लोगों से, नागरिकों से, देशभक्त लोगों से ज्यादा
पॉलिटिकल लीडर्स के लिए समझना जरूरी है कि हम किस परिस्थिति में आज के समय ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम एक फेयर फील्ड पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम इस उम्मीद में रहें कि जो सकारात्मक परिवर्तन होना है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के जरिए आ जाएगा। वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के जरिए सही टिकट बांटकर और सही कैंपेन करके सही मैसेजिंग करके हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। ये बात स्पष्ट रूप से सभी घटक दलों के नेताओं को कहा, नाम लेते हुए कई बार कहा कि हमारे अलग अलग साथियों को अलग अलग चुनाव में क्या लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम को समझना कि क्या है, वो ये है कि जो ओवरऑल डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर है हमारे देश का, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंप्लीट कैप्चर हो चुका है एक ढंग से। तो जब इंस्टीट्यूशंस में कंप्लीट कैप्चर हो जाए तो फिर उसके बाद फेयरनेस कुछ रह ही नहीं जाता है। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक ये हिस्सा था जो ओपोजिशन पार्टीज के लिए समझना इंपॉर्टेंट था। जो दूसरा हिस्सा है वो है कि फिर ठीक है, फिर ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या, समाधान की बात है। और उसमें वो कह रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस का समय, अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें रेसिस्टेंस मोड में आना पड़ेगा, नॉट जस्ट कैंपेन मोड, नॉट जस्ट इलेक्शन मोड। और रेसिस्टेंस भी कोई सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम, पॉलिटिकल कैंपेन के सेंस में वो नहीं कह रहे हैं, वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप मानसिक तौर पे आप जो स्टेट एक्सेस है, अथॉरिटेरियनिज्म है, उसको रेसिस्ट करने के मोड में आइए। और जिस मोड में आने के कारण एक ढंग से देश को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के बाद उसी मोड में रहने के कारण कई दशकों तक हमारा लोकतंत्र बचा रहा, तो वो उन्होंने रेसिस्टेंस पे बल दिया है। और जो तीसरा हिस्सा है इसमें उन्होंने कांग्रेस की बात की है। पहला तो देखिए समस्या को चिन्हित किया, दूसरा समाधान क्या है ये बताया, और तीसरा ये कहा कि कांग्रेस है क्या। असल में तो कांग्रेस वही है जो काम आज करने की जरूरत है। कांग्रेस इज अ रेसिस्टेंस मूवमेंट। ये कांग्रेस के लोग भी शायद भूल गए हैं। कांग्रेस के लोग ये भूल गए हैं कि बाकी अन्य जितनी पार्टियां हैं, और ये हिस्सा हो सकता है इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा ना लगा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बाकी जितने भी दल हैं उनसे हम अलग हैं। हमारा जो फॉर्मेशन है, हम जो मतलब उन्होंने कहा कि वी आर फंडामेंटली ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली देन एनी अदर पार्टी। सो दिस कंपैरिजन इज नॉट जस्ट विथ बीजेपी, इट इज विथ एनी अदर पार्टी। तो कांग्रेस का जो जन्म हुआ और कांग्रेस जो आगे बढ़ी है वो कभी भी स्टेट सपोर्ट और एक फेयर मॉडल के बीच में नहीं, कांग्रेस बढ़ी ही एक रेसिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे। सो कांग्रेस इज एक्चुअली अ रेसिस्टेंस मूवमेंट। ये जो तीसरा हिस्सा है ये मुझे लगता है मूल रूप से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए है, और लोगों से ज्यादा। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए भी उतना नहीं है, बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए भी उतना नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस के वर्कर्स इस बात को समझे, लीडर्स समझे, और जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझते होंगे कि कांग्रेस है क्या। तो कई बार मैं ऐसे कई कांग्रेस के वर्कर्स से मिलता हूं जो कहते हैं कि नहीं, सब मुद्दों पे ठीक उठा रहे हैं जी, सब बात तो सही कह रहे हैं, भाजपा वालों को चुप भी करा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए इन बीइंग अ कांग्रेस वर्कर, वो पिछले कुछ समय के प्रोपेगेंडा का नतीजा ये हुआ है कि वो कहीं कहीं गायब हो गया है। जबकि जी सबसे ज्यादा सेंस ऑफ प्राइड अगर किसी पार्टी के वर्कर को होना चाहिए था तो वो कांग्रेस वर्कर्स को होना चाहिए था। जी तो जी ये तीन हिस्से हैं उनके स्पीच के। जी। द फर्स्ट पार्ट इज समस्या को चिन्हित। तो अनुपम जी, जैसे आपने एक शब्द उनके भाषण में था रेजिस्टेंस, आपने उसका भी जिक्र किया, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। सवाल यह है कि किस तरह का प्रतिरोध, किस तरह का रेजिस्टेंस। क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि समूचे विपक्ष को अब वक्त आ गया कि सड़क पर उतरना होगा, सड़क पे उतरे बगैर आप इस शक्ति से नहीं लड़ सकते? या इसका दूसरे मायने ये भी है कि जहां राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव तो हम जीते हुए, चुनाव का जिक्र करते हैं, या ये इशारा भी है कि अब चुनाव किसी फायदे की, या कोई चुनाव का कोई मतलब रह नहीं जाएगा आने वाले वक्त में, ये चुनाव सिर्फ एक तरह से दिखावा भर रह जाएगा, अब चुनाव की राजनीति खत्म है? दोनों तरह से किस तरह के रेजिस्टेंस की बात वो कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है वो ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव का कोई फायदा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो मत का हिस्सा है उस उसका परिणाम तब आएगा जब हम अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को इनके कैप्चर से मुक्त कराएं, स्वतंत्र कराएं, तब चुनाव का फायदा है, चुनाव का असर है।
जो रियल फोकस है वो इलेक्शन पे नहीं, रियल फोकस इस बात पे है कि एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है। उस कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कैप्चर में फिर चुनाव का अर्थ कोई खास नहीं रह जाता है। और जब आप इंस्टीट्यूशनल कैप्चर को मुक्त कराने की बात करते हैं, वो उस रेसिस्टेंस से होगा जब देश के आम नागरिक इस बात को कहने के लिए सड़क पर उतरेंगे कि हम अपने लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका असर होगा और उससे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी ऑटोनॉमी और उसका इंडिपेंडेंस बेहतर होगा और फिर चुनाव का बिल्कुल अर्थ है उसके बाद। जी। अनुपम जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अब सड़क पे उतरने, जैसे आपने एक कहावत का जिक्र भी किया था पहले कि वो सड़क अगर सूनी हो जाए तो लोकतंत्र जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आजकल आपकी पार्टी, आपका यूथ विंग सब सड़क पर है, खास करके छात्रों के मुद्दों को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर। क्या ये उसी रेजिस्टेंस का पार्ट है, या आपको लग रहा है कि नहीं, छात्रों वाला जो मुद्दा है वो अलग चीज है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कुछ और है? नहीं नहीं, ये उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है, बिल्कुल अलग अलग चीज नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं होता है ना। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है उसका पीपल से कनेक्ट होना चाहिए, पीपल्स इश्यूज से कनेक्ट होना चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं उसी को लेकर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होगा। और आज देश में देश की जनता के, देश के युवाओं के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और परीक्षा प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के नाते हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के छात्रों, युवाओं और जेनजी के जो मन में जो पीड़ा है उसको हम साझा करें और उसको हम आर्टिकुलेट करें और उसको हम एक समाधान की दिशा में ले जाए। उसी को रेसिस्टेंस कह रहे हैं हम। उसको जब हम आगे ले जाएंगे तो उससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप समझिए, दुनिया के सबसे बड़े युवा, देश के युवा अगर सड़क पे उतरकर अपने भविष्य की बात कहने लग जाए, दैट इज रियल रेजिस्टेंस। इट इज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है। हम लोग कई बार पॉलिटिक्स को और और पीपल्स इश्यूज को डिस्कनेक्ट करके देखने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू होती है। हम फिर राजनीति को सिर्फ चुनाव मान लेते हैं। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनावी राज्य में होना वो राजनीति है। उसके अलावा अगर हम कुछ काम करें तो वो आंदोलन है, और आंदोलन राजनीति नहीं होता है। ये जो एक पोजिशनिंग है, उस पोजिशनिंग से मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत उससे परेशानी होती है। ये फ्लॉड आइडिया है। रियल लेकिन पॉलिटिक्स ही यही है, पीपल्स इश्यूज की बात करना। अनुपम भाई, लेकिन एक चीज है ना, देखिए जिस तरह का अभी छात्रों को लेकर राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की, आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसको, उसी तरह से एक जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक कह के एक जातिगत जनगणना का और वो सब मुद्दा भी उठाया था। अभी भी शायद है वो, अभी आजकल थोड़ा ठंडा हो गया है, जो आजकल आप लोग बात नहीं करते उस पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है अभी भी मुद्दा। लेकिन आप लोग ऐसे उठाते, फिर आप ही की पार्टी के कुछ नेता फिर इन मुद्दों का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपके अखिलेश प्रताप सिंह बिहार के, वो इसी आज जिसकी जितनी आबादी उसके उतने हक को लेकर तंज कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो है कांग्रेस की हार का कारण ये था। फिर आप कैसे दूसरी पार्टियों को कहोगे कि आप जो है वो राहुल गांधी की बात मानो? नहीं, देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो नेचर है, जैसा उस स्पीच का आपने जिक्र किया ना कि कांग्रेस इज फंडामेंटली डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड, उसी का एक हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर तरह, हर धारा के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, बोलते हैं। और उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वो लाइन है। कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है वो राहुल गांधी आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उस पर चल भी रही है, हर जगह चल रही है। ये आपने कहा कि आजकल आप लोग नहीं बोलते हैं। देखिए, वो सही बात है कि हम 10 तरह के वैचारिक मुद्दों पर हमारी प्रतिबद्धता है, और इसका मतलब हम जब भी बोले, हर बार उन 10 तरह की चीजों को बोले। जैसे आपने आज छात्रों युवाओं के मुद्दे पे मुझसे बात की, तो उस पे हमारी बात हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी आधे घंटे बात हुई, आपने तो सामाजिक न्याय पे कुछ नहीं बोला। तो सामाजिक न्याय पे जब बात करेंगे तो सामाजिक न्याय पे बात करेंगे, उस दिन हो सकता है परीक्षा पे बात ना करें। तो इसका मतलब अभी अगर बात कम हो रही है उस पे, इसका मतलब ये नहीं कि उस पे कमिटमेंट कम है। सो वो हमारा डीप सीटेड कमिटमेंट है। और राहुल जी को लेकर तो मुझे लगता है उनके लिए सिर्फ ये पॉलिटिकल गोल बस नहीं है,
उनके लिए सामाजिक सुधार जो है वो राजनीति से ऊपर, वो उसको कहते भी हैं और मैंने अनुभव भी किया है, उनके लिए ये धर्म जैसा है। हर तरह की गैर बराबरी को कम करना, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर वो महसूस करते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हर तरह की इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने का काम, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुपम जी आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि आजकल देश की राजनीति में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जनादेश का भी एक मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों ने चुना किसी और को होता है और वो उसे अपने पाले में कैसे डाल दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही है। उसके बाद एक नैरेटिव या यूं कहे डिस्कशन का मुद्दा इस देश में हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। एक विपक्षी पार्टी के तौर पर मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहता हूं, क्या विपक्ष को लग रहा है कि उनके पास दिन पर दिन ऑप्शन कम होते जा रहे हैं, ये सरकार रास्ते बंद करती जा रही है सरकार को चैलेंज करने के? देखिए, जैसा हम लोगों ने बात किया प्रदीप जी, जो संस्थागत रास्ते हैं उसको तो बंद करने की कोशिश हो ही रही है। आप देखिए, मीडिया का जो एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, आम जन के मन को प्रभावित करते हैं, वो रास्ता लगभग बंद है। जो बड़ा वर्ग मीडिया का जिसपे एक तरह का कॉर्पोरेट कैप्चर है, वो बंद है। ब्यूरोक्रेसी सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। न्यायपालिका आप देख लीजिए, मीनाक्षी नटराजन के मामले में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, और ऐसे कई मामलों में आप देख लेंगे। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी चीजों के लिए तो कहने की भी जरूरत नहीं है, वो तो खैर, वो तो सबसे पहले शुरू हुआ उसका कॉम्प्रोमाइज। तो हर तरह के संस्थागत रास्तों को तो बंद किया ही गया है, यहाँ तक कि संसद को भी किस तरह से सिर्फ अपनी मशीनरी बना लिया जाए, वहां विपक्ष का स्पेस ना रहे, उसकी कोशिश हुई है। रास्ते बंद हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकल्पहीन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। लोकतंत्र में रास्ता ही सड़क से होते हुए गुजरता है, संसद तक पहुंचने का रास्ता भी। और जैसा मैंने कहा बिल्कुल। कि जब संसद विकल्प नहीं है तो फिर सड़क विकल्प है। नहीं तो आपने संसद कहा, संसद रास्ता है, एक चीज बताइए अनुपम जी। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि शायद यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो लेजिटिमेट चुनाव होगा। मैं भी आपसे पूछता हूँ, क्या सही में चुनाव होंगे अगर ये एक बार टू थर्ड मेजोरिटी मिल गई? इसी से जुड़ा ये सवाल है कि टू थर्ड मेजोरिटी के लिए जो जोर आजमाइश की जा रही है, क्या आपको भी ये लगता है कि सिर्फ डीलिमिटेशन एनआरसी या फिर उस तक सीमित है, या आप भी पर्दे के पीछे कुछ बड़ी कहानी पकती भी देख रहे हैं? पहला पार्ट ये। दूसरा ये कि क्या वाकई में अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो सोचने वाली है, चिंताजनक बात है? आगे चुनाव इस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होंगे? नहीं, देखिए, चिंता वाली बात तो है ही। देश के एक प्रमुख विपक्ष की पार्टी के नेता ये चिंता जता रहे हैं, तो ये हम सब के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। और मैं उसमें बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं उनके बयान से। मुझे लगता है कि ये चिंता समय दर समय पिछले कुछ वर्षों से लगातार हम सबको होती रही है कि ये चुनाव जो है शायद बिल्कुल आखिरी चुनाव जैसा हो जाए। और हम होते देख रहे हैं ना कि मतलब चुनाव हो भी रहा है तो फार्स की तरह हो रहा है। चुनाव हो भी रहा है तो इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जा रही है। तो इसको ही अगर चुनाव कहते हैं, फिर तो हो सकता है चुनाव होते रहे। और अगर इस फार्स को हम चुनाव नहीं कहेंगे तो फिर तो चुनाव होने देश में ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ये फार्सिकल इलेक्शन जो है, जैसा रूस में होता है या कई देशों में होता है, जहां पे कि मतलब दिखा दिया जाता है कि हमारे नेता इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं जितना गांव घर में घूमता हूँ, जितना देश समाज में घूमता हूँ, जितना युवाओं के बीच घूमता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि लोगों के मन में बहुत आक्रोश है, असंतोष है। लेकिन जब इलेक्शन का परिणाम आता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो जो आप डेली एक्सपीरियंस में देख रहे हैं, हर जगह बातचीत संवाद में देख रहे हैं, वो इलेक्शन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो हम्म। इलेक्शन पार्सिकल हो गए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आज के समय में। और इनके पास जो आपका पहला प्रश्न था, प्रश्न का पहला हिस्सा था, 2/3 बहुमत वाली बात, तो देखिए, विश्वास तो इनके ऊपर नहीं किया जा सकता है ना कि इस बहुमत का ये क्या करेंगे। जब बहुमत नहीं था तब इन्होंने एक एक खतरनाक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को लागू कराने की कोशिश की। बहुमत होगा तो बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, और न जाने कितने ऐसे काम करेंगे। और सत्ता की लालसा जिस तरह की है नरेंद्र मोदी की,
व्यक्तिगत लालसा कि मैं किसी भी कीमत पे पावर नहीं जाना चाहिए, तो अगर नंबर्स होंगे, बहुमत होगा, फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो पता नहीं क्या नियम बना दे, पता नहीं जीवन भर के हम्म। लिए खुद को राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दें। ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का अंदेशा रखना जो है, वो बेईमानी नहीं होगी। और ये अंदेशा हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग जता रहे हैं प्रदीप जी। अब मैं गांव घर में देखता हूँ, आम लोग जो है उनको भी ये लगता है कि ये जिस दिन मोदी के पास नंबर आ जाएगा, खुद को मतलब सपोर्टर्स जो उनके हैं वो भी ये बात कहते हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, इस बात को वो भी कहते हैं कि जिस दिन नंबर रहेगा उस दिन तो मोदी जी खुद को अनाउंस कर देंगे कि हम ही हैं अब मरते दम हम्म। तक देश को देख रेख करने इसीलिए वाले। इसीलिए अनुपम जी, मैंने आज आपसे बात करने की आपसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आप गांव खेड़ा गली मोहल्ला सब जगह घूमते हैं। आप वो नेता नहीं है जो एसी रूम में बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे राजनीति करते हैं। क्योंकि आप यंग है, अभी आपने अपनी समाज सेवा से राजनीति की शुरुआत की है, जानते हैं वो बैकग्राउंड। और दूसरा, ये जो अखिलेश यादव की बात के साथ आप सहमत हुए हैं और आपको जो फीडबैक ग्राउंड से मिल रहा है, यही सब का अगर निचोड़ मैं निकालूं तो आखिरी सवाल फिर मेरा यही बनता है, दोबारा वापस शायद आप कहेंगे रिपीट कर रहा है, लेकिन इसका जी। सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा मुझे कि फिर ऑप्शन क्या है, विपक्ष के पास ऑप्शन क्या है। जब चुनाव फारसी के उसमें होंगे, जब मोदी जी के पास अगर पावर आ गई तो अपने हिसाब से सब कुछ चीजें कर लेंगे, फिर ऑप्शन बचता क्या है? विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचता है? जनता छोड़िए, विपक्ष के पास क्या बचता है फिर ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन वही है जो राहुल जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कहा। इसीलिए मैंने उस स्पीच को एक मायने में हिस्टोरिक नहीं बोला, क्योंकि मैं अतिशोक्ति और हाइपरबोलिक होके बात नहीं करना चाहता बिल्कुल अपने नेता के बारे में कि सुनने वाले को लगे कि ये कांग्रेस पार्टी में है तो राहुल जी के हर स्पीच को हिस्टोरिक बोल रहा है। हो सकता है ये इतिहास तय कर देगा कि हिस्टोरिक था या नहीं। ये स्पीच आज से 10 साल 15 साल बाद समझ में आ जाएगा। मैं आज की डेट पे मानता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बातें कही है, वो आज के दौर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनके पॉलिटिकल लाइफ का मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है। वो रैली वाला भाषण नहीं है, वो बहुत परफेक्ट बात उन्होंने कही है। और उसी में सॉल्यूशन भी है जो आपका प्रश्न है। सॉल्यूशन इज रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का अर्थ ये है कि ये देश जिन मजदूर किसानों का, गरीबों का, वंचितों का है, जिन छात्रों युवाओं का है, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जो प्रश्न आपका है कि लोग क्या करें, और यही बात राहुल जी कह रहे हैं। और इस बात को वो कांग्रेस के आइडिया से कनेक्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है, असल में जो लोगों को जो काम करना है, उसी काम करने के प्रोसेस को कांग्रेस कहते थे। सो कांग्रेस ऑर्गेनाइज ही इस ढंग से हुई है कि आम जनता, आम लोग सत्ता की ताकत के खिलाफ जो रेसिस्टेंस करेंगे, उसी से कांग्रेस का जन्म हुआ। आज कांग्रेस को, कांग्रेस के वर्कर्स को यह बात याद रखना है और आम लोगों को समझना है। मेरा थोड़ा ज्यादा विश्वास यंग लोगों में है। मेरा पर्सनली, मैं मानता हूं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक स्लाइड हुआ है, उससे रोकने का, बचाने का काम इंडिया में तभी संभव है जब इंडिया के यूथ उस रेसिस्टेंस को अपना कोर ऑब्जेक्टिव समझेंगे और उसको जमीन पर उतारेंगे। उस नाते अभी जो हमने कैंपेन शुरू किया है, छात्रों की गूंज, अभी हमने देश के 28 शहरों में एक साथ अभियान को की घोषणा की, ऐलान किया, लॉन्च किया। और अब अगले अगले 40 दिन तक इसके प्रथम चरण में हम उन 28 केंद्रों पे, और 28 जो है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि यही 28 क्यों? ये सब वो 28 केंद्र हैं जहां पे कि छात्रों की, युवाओं की ज्यादा घनी आबादी है किसी और सेंटर्स के कंपैरिजन में। उन जगहों पे हम जो छात्रों, युवाओं की जो सबसे गंभीर समस्या है, वो साझा करेंगे, उस पर उनसे संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और रेसिस्ट करेंगे। ये सब कनेक्टेड है। ये हमारा कैंपेन कुछ अलग चल रहा है, राहुल जी बात रेसिस्टेंस की कुछ अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ले, ले, यही ले, रेसिस्टेंस लेकिन है ले, जो स्टूडेंट यूथ ले, के माध्यम से आएगा। लेकिन छोटे भाई, सॉरी, एक सवाल जाते जाते और पूछ रहा हूँ कि आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये युवाओं को लेकर, इसी तरह की कुछ बातें कॉकरोच जनता पार्टी भी करी जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन ना वो आपके एफर्ट का जिक्र करती है, ना आप लोग उनके एफर्ट का जिक्र कर रहे हो। फिर ये पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, क्या जरूरत है जिक्र करने के एफर्ट्स की? देखिए, ये तो सुंदरता है ना प्रदीप जी। देखिए, नहीं, हम अगर आप ये मानते हैं कि सीजेपी जेन्युइनली एफर्ट कर रही है? आपको लग रहा है कि वही अन्ना आंदोलन जैसा नहीं, ही देखिए, कुछ ड्रामा है? किसी किसी के एफर्ट
पे सर्टिफिकेट देने के लिए जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है कि किसने योजना क्या सोच के बनाया क्या नहीं बनाया। लेकिन जो सीजेपी के नाम से हो रहा है उसमें जो ऊर्जा है वो तो जेन्युइन है ना, उसको जो सपोर्ट अगर युवाओं का मिला है वो सपोर्ट तो जेन्युइन है ना, वो तो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ना। वो तो इस बात का रिफ्लेक्शन है ना कि डिसकंटेंट है, वो तो इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कुछ युवाओं के अंदर उबाल है। तो हमको अगर किसी बात से मतलब है तो वो ये बात है कि देश के युवाओं में आक्रोश है, असंतोष है, उसी का एक रिफ्लेक्शन सीजेपी भी है। और ऐसे उसके 10 रिफ्लेक्शन हो, हमें क्या दिक्कत इस बात से। हम तो चाहते हैं कि 10 अलग, 15 अलग, 20 अलग मंचों से देश के आम लोग, छात्र, युवाओं का जो असंतोष है वो एक्सप्रेस किया जाए। अगर सब एक ही मंच बन जाएगा तो फिर तो देखने वालों को लगेगा कि सब कुछ कांग्रेस ही, यही तो दिखाना है बीजेपी को। कल से पूरी इनकी गोदी मीडिया लग जाएगी कि सब कुछ के पीछे कांग्रेस ही है, सब कुछ के पीछे कांग्रेस ही है। स्टेशन पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर दे रेलवे के खिलाफ, वो भी कहेंगे राहुल गांधी करा रहे हैं। एआई समिट में कुछ हो जाए वो भी राहुल गांधी करा रहे हैं। शिक्षक भर्ती के खिलाफ कुछ हो जाए वो भी राहुल गांधी करा रहे हैं। तो असल बात है कि राहुल गांधी देश का मूड तैयार कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो चाहे सीजेपी के नाम से हो चाहे कहीं भी हो, उस सब का एक पॉलिटिकल गाइडेंस भले ना हो लेकिन एक जो मॉरल गाइडेंस है वो आज राहुल गांधी दे रहे हैं। और मैं आखिरी जी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा प्रदीप जी। जो बात मैंने आपसे बातचीत में पहले भी कहा है, राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ कांग्रेस के लीडर नहीं है, राहुल गांधी इस वक्त सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। राहुल गांधी आज के समय में देश में परिवर्तनकारी ऊर्जा के नेता हैं। और जितने भी परिवर्तनकारी ऊर्जा अलग अलग जगहों पे है उन सब से हमको खुशी है, संतुष्टि है। उन सब, वो सब जमीन पर मजबूती से काम करें। जी 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 अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा आपसे, आप की राहुल गांधी से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से उनको एक मैसेज भी दे दीजिएगा कि एक जो बात आपने भी कही और बहुत बारी कही जाती है कि जो पार्टी के अंदर ही आपके एफर्ट्स को कम करने की कोशिश की जाती है और उसे फिर ये जामा पहनाया जाता है कि हमारी पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक है, सबको अपने विचार रखने का हक है। अब इस लाइन को छोड़ दीजिए सर, इस लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे आप लोग टकरा रहे हो ना, वहां पर ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी के से नहीं टकराया जा सकता। अब आपको भी कुछ सख्ती लानी पड़ेगी और ऐसे चीजों को बंद करना होगा। पर फिलहाल आपने समय निकाला, आपने हमारे साथ पूरे डिटेल में बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनुपम जी।